तो ये रहेगा हमारा प्री रिक्विसाइट्स। हमें इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपको बेसिक चीज़ें आती तो अच्छी बात है, नहीं आती तो अभी 1-2 दिन का समय है भाई सबके पास। अभी हम HTML शुरू करेंगे, थोड़ा CSS पढ़ाएंगे, थोड़ा जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे, तब तक आप कोर जावा सब्जेक्ट तो आता है। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं बेसिक्स हमने कहा ना, आपको बस ये पता हो कि क्लास कैसे बना रहे हैं आप, मेन फंक्शन कैसे जावा बना रहे हैं, और कोई भी क्लास में इनहेरिट कैसे करना हमें, और एक्सेप्शन हैंडल, ट्राई कैच एक्सेप्ट कैसे यूज़ करना, बस बाकी चीज़ें हम कंप्लीट करा देंगे। तो ये प्री रिक्विसाइट्स रहेंगे हमारे, और इनके अंदर भी टॉपिक्स होंगे जिनको मैंने डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, जैसे अभी सेशन है, कुकीज़ हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इसके अंदर कवर करेंगे। पर MySQL है तो MySQL में ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट हमें देखना होगा, रिलेशनशिप देखना होगा, 1 to 1 यानी कैसे करना हमें। तो ये सारी चीज़ें डिटेल डिस्कशन करेंगे हम प्रोजेक्ट बेस्ड, जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ने वाली हैं। देखिए सबसे पहली साइट अगर हम चीज़ देखें कि प्रोजेक्ट किस पर बेस्ड होगा, वेब एप्लीकेशन पर। ठीक है, सो जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क होगा बेस्ड ऑन वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन पर होगा तो सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है वो देख लीजिएगा। आपको सभी को MySQL इंस्टॉल करना रहेगा या फिर आप लोग XAMPP इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, जावा एटलीस्ट जावा 8 ही हम प्रेफर करेंगे, जावा 11, 12, 13 हम नहीं करेंगे प्रेफर कि आप करिए, क्योंकि कुछ कंपैटिबिलिटी जाके आगे उलझ जाती है। तो इसलिए हम जो कोड जो लेके चलेंगे वो कौन सा रहेगा, जावा का मॉड, कौन सा जावा वर्जन रहेगा, जावा 8। एंड नेटबीन का आपको यूज़ करना है 8.2। ये फुल कंपैटिबिलिटी रहेगी ताकि हम कोई भी बच्चा किसी भी जगह पे ना उलझे। कोई कुछ भी यूज़ करेगा, कोई कहीं यूज़ करेगा तो आधा टाइम इसी में निकल जाएगा। सर मेरे नेटबीन पे ये नहीं चल रहा तो किसी पे कुछ फंसेगा। तो सब लोग एक जैसे सीक्वेंस पे काम करेंगे। MySQL या XAMPP इंस्टॉल करिए, जावा 8 इंस्टॉल करिए और नेटबीन 8.2 इंस्टॉल करिए, बस इतना सा आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, जावा हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो मेरे पास, लाइव वाले बच्चों को स्क्रीन शेयर कर दूंगा। सभी बच्चे ग्रुप में अपनी मेल आईडी शेयर कर देंगे जो लाइव हैं, या फिर तुम लोगों को ग्रुप में तो ऐड नहीं किया होगा मैंने अभी, है ना। सब लोग कांटेक्ट दे देना, आज हम सबको ऐड कर लेंगे ग्रुप में। एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर सबको हम ऐड कर लेंगे अलग से। 7:30 का एक अलग ग्रुप बना। तो देखिए जब भी आप वेब एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो वेब एप्लीकेशन 2 चीज़ों पे बेस्ड होता है, या तो 2 टियर आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, या फिर हम कितने आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, 3 टियर। 2 टियर आर्किटेक्चर कहता है, कोई नया बच्चा ज्वाइन किया क्या, जो अपनी क्लास के भी कुछ ज्वाइन हो रहे हैं इस पे। 2 टियर आर्किटेक्चर कहेगा आपका कि एक आपके पास क्लाइंट है और क्लाइंट सीधे कम्युनिकेट कर रहा है किससे, सर्वर से। ये हमारे पास क्या है, सर्वर, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट। उसमें डेटाबेस का कोई रोल नहीं रहता। किसकी बात कर रहे हैं हम, 2 टियर का। 3 टियर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक होने वाला है क्लाइंट, एंड देयर विल बी अ सिंगल सर्वर, एंड सर्वर विल बी कनेक्टेड टू द डेटाबेस। ये हमारा क्या रहेगा, डेटाबेस। ये हमारा क्या होगा, सर्वर। ये क्या रहेगा, क्लाइंट। तो 3 टियर आर्किटेक्चर देखिएगा, क्लाइंट टू सर्वर, और सर्वर कम्युनिकेट करेगा डेटाबेस से। तो पहला रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, क्लाइंट से सर्वर पे आएगी, और सर्वर के बाद डेटाबेस पे कम्युनिकेशन करना होगा। तो सर्वर किससे कम्युनिकेशन करेगा, डेटाबेस से। और यहाँ पे काम पड़ेगा हमें ब्रिज का। ठीक है, ब्रिज जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कनेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे कनेक्टर होंगे, जार फाइल जरूरत पड़ती है हमें। तो 2 टियर पहले हम समझेंगे किस तरह से काम करते हैं, और फिर हम देखेंगे 3 टियर
ये खिड़की बंद करो, ज़्यादा आवाज़ आ रही है बाहर की, हालांकि 2 मिनट का ही काम है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है चलो फिर भी ठीक है। तो 2 टियर आर्किटेक्चर क्लाइंट एंड सर्वर, 3 टियर आर्किटेक्ट क्लाइंट सर्वर एंड डेटाबेस, मल्टी टियर भी होते हैं इसके बाद। मल्टी टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, जहां पे 3 टियर से ज्यादा काम हो जाता है। क्लाइंट है मेरे पास, अब सर्वर भी है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज हो जाएंगे वेब सर्विसेज। क्या यूज हो जाएंगे? वेब सर्विसेज, वेब सर्विसेज 1, वेब सर्विसेज 2, वेब सर्विसेज 2, 3। मतलब यहाँ पर आपके पास एपीआई का काम आ गया। एक सर्वर सारा काम करने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। सपोज कीजिए मुझे मेल करना है, अब मैं मेल तो अपने सर्वर से कर नहीं पाऊंगा, तो मैंने गूगल से हेल्प ले ली। फिर मुझे पेमेंट करना है तो मैंने पेटीएम से हेल्प ले ली, ठीक है। उसी तरह से मुझे कुछ और काम करना है, कोई लाइव क्लास दिखानी यहाँ पे, तो मैंने जूम से हेल्प ले ली। तो इनसे कम्युनिकेशन कर लिया, ये हमारा मेन सर्वर है। दैट मीन दिस इज माई प्रोजेक्ट, जो हमारा वेब एप्लीकेशन है वो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया कोई भी क्लाइंट जो हमारे वेबसाइट को चला रहा है। वेबसाइट हमारी होस्ट है सर्वर पे, और यहाँ से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं डेटाबेस से। अब यहाँ पे देखिएगा, जो भी इस सर्वर की हम बात करते हैं, जो डेटाबेस सर्वर है, ये जब दोनों चीज़ें होती हैं हमारे पास, तो इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर जो हमें सारी फैसिलिटी देगा। हमने एक प्रोजेक्ट तो बना दिया, अब प्रोजेक्ट को मुझे लाइव करना है, तो लाइव करना तो मुझे जरूरत पड़ेगी किसी न किसी एप्लीकेशन सर्वर की। हम GoDaddy से ले सकते हैं, बिग रॉक से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, अमेजन से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। तो हमें प्रोजेक्ट को लाइव करना है, तो हमें प्रोजेक्ट को रखने के लिए क्या चाहिए होगा? एप्लीकेशन सर्वर चाहिए। एप्लीकेशन सर्वर पर हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, प्लस एप्लीकेशन सर्वर पे हमें क्या मिल जाएगा? डेटाबेस मिल जाएगा। अगर हम इस आर्किटेक्चर की बात करें जिस पर आपका सर्वर अलग है और डेटाबेस अगर अलग सर्वर पर है, तो यहाँ पे 2 टर्म यूज होते हैं। सॉरी, यहाँ पर इसे हम कहेंगे वेब सर्वर, ठीक है। और ये सर्वर कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा डीबी सर्वर, डेटाबेस सर्वर। तो वेब सर्वर का काम क्या रहेगा? सिर्फ एप्लीकेशन को होस्ट करना। डेटाबेस सर्वर का काम क्या रहने वाला है? डेटाबेस को होस्ट करना। अगर दोनों एक ही सर्वर पे काम हो रहा है तो उसे हम कौन सा टर्म देने वाले हैं? एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सर्वर ज्यादा पावरफुल हुआ एज कंपेयर टू वेब सर्वर। वेब सर्वर केवल फाइल मैनेजमेंट करेगा, एप्लीकेशन सर्वर फाइल प्लस डेटाबेस दोनों मैनेज करेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, ये और भी चीजें अगर साथ में आ जाती हैं, ये सारी चीजें अगर आ गई, तो ये सब एप्लीकेशन सर्वर का ही पार्ट है, बट उसे हम टेक्निकली क्या नाम देने वाले हैं? वेब सर्विसेज। जब आपका कोई भी ऐसा वर्क जो कि आपके सर्वर से बाहर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हम वेब सर्विसेज की बात करेंगे। दैट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ माई एप्लीकेशन सर्वर। तो अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें 2 टियर आर्किटेक्चर काम करना हो, 3 टियर आर्किटेक्चर काम करना हो, या मल्टी टियर आर्किटेक्चर काम करना हो, दोनों सिचुएशन पे वी नीड अ सर्वर। हमें होस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, बिना होस्टिंग का हम काम नहीं कर सकते। अब होस्टिंग 2 तरह से हो सकती है भाई, या तो आपको लोकल पीसी पे करना है और फिर चलाना है, या फिर आप उसे कहाँ पे होस्ट करेंगे? वेब सर्वर पे। लोकल पीसी पे होस्ट करने के लिए हमारे पास एक सर्वर होता है अपाचे, ठीक है। अपाचे आप डालिए, आप जब भी एप्लीकेशन बनाएंगे अपाचे पे होस्ट करिए, और अपाचे पे होस्ट करने के बाद उसका एक यूआरएल मिल जाएगा। और अपाचे पर जब आप होस्ट करेंगे तो www की बजाय यहाँ पे क्या मिलने वाला है? लोकल होस्ट स्लैश करके आपके वेब का नेम स्लैश करके hello.html जो भी होगा। दैट मीन्स यूआरएल तो हमें मिलेगा ही। और जितने भी वेब एप्लीकेशन होंगे सारे के सारे किसके थ्रू एक्सेस किए जाएंगे? यूआरएल के थ्रू। जितने भी वेब एप्लीकेशन होंगे सारे के सारे कहाँ पे चलने वाले? ब्राउजर पर। तो पहले वेब एप्लीकेशन कहाँ पे जाएगा? किसी न किसी सर्वर पे। सर्वर पे हम होस्ट करके रखेंगे, और क्लाइंट पे दैट मीन ब्राउजर पर जाकर हम उसका क्या डालेंगे? यूआरएल, और यूआरएल से वो रिडायरेक्ट होगा। अब यूआरएल चलाने के लिए जरूरी है कि जो भी हम सर्वर पे चला रहे हैं वो सर्वर उस टाइम पे रनिंग हो। अगर हमारे पास अपाचे सर्वर बंद है तो क्या हमारा एप्लीकेशन चलेगा? नहीं चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू होस्ट द एप्लीकेशन इनसाइड द अपाचे, या कोई भी अपाचे की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी सर्वर यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपाचे ग्लास पे कई सारे एप्लीकेशन सर्वर की बात करूंगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन होगा किसी न किसी वेब सर्वर पे होगा। वेब सर्वर हम स्टार्ट करेंगे, और हमको एक्सेस कैसे करना होगा? क्लाइंट किसके थ्रू एक्सेस करेगा? याद रखेंगे हमेशा यूआरएल के थ्रू एक्सेस करेगा। यूआरएल अगर आपके लोकल सर्वर पर है तो हमेशा लोकल होस्ट से शुरू होगा। यूआरएल के आगे क्या लिखा होगा? लोकल होस्ट, या फिर 192.168.1.1 इस तरह से भी हम कर सकते हैं। बट आपको पता है कि जितने भी आ जाओ, तुम लोग इतना लेट क्यों आ रहे हो जब पता है तो? कोचिंग दूर रहे थे, भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं।
तो या तो हम आईपी के थ्रू एक्सेस करेंगे या फिर हम डीएसएन यूज कर लेंगे। डीएसएन का नाम क्या रहने वाला है, लोकल होस्ट रहने वाला है। कब, अगर हम अपने पीसी पे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई कि यहाँ पे अपाचे इंस्टॉल करना होगा मुझे सबसे पहले पीसी पे। अब मैं अपाचे इंस्टॉल करूँ, फिर MySQL इंस्टॉल करूँ, अलग अलग चीज। तो यही काम करने के लिए हमने कहा कि आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना है, आपको इंस्टॉल करना NetBeans 8.2। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे बहुत सारे, आप सबको टिक कर देना, ठीक है। यहाँ जब आप इंस्टॉलेशन पे जाएंगे तो ये पूछेगा J2SE डाउनलोड करना है, अपाचे भी करना है, HTML सपोर्ट भी करना है। तो सारे सपोर्ट यहाँ पे क्या कर लेना, आपको ओके कर लेना, या फिर सेटअप उससे ले लेना। तो ये हमें प्रोवाइड करेगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम जो सर्वर यूज़ करने वाले, देखिए दो ऑप्शन हमारे पास, हम कंप्यूटर पे या तो अपाचे यूज़ करेंगे या फिर हम यूज़ करने वाले हैं ग्लासफिश। ये दो सर्वर याद रखेंगे, कौन कौन से, अपाचे या फिर ग्लासफिश। ग्लासफिश इज एप्लीकेशन सर्वर एंड अपाचे इज ओनली अ वेब सर्वर, ठीक है। डिफरेंस क्या है वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर में? वेब सर्वर ओनली प्रोवाइड द होस्टिंग फैसिलिटी बट द एप्लीकेशन सर्वर ऑल्सो प्रोवाइड डेटाबेस फैसिलिटी। मतलब अगर आपको MySQL के साथ चाहिए या फिर और भी एप्लीकेशन मिलते हैं यहाँ पे, एक्चुअली अगर हम एप्लीकेशन सर्वर की बात करें तो एक मैं स्पेसिफाई कर ही देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट एंड होता है, एक क्या होता है, सर्वर एंड होता है। क्लाइंट एंड की अगर हम बात करें तो यूज्ड फॉर यूजर्स इंटरेक्शन यूजिंग HTML और वेब ब्राउजर। यूजर जितना भी इंटरेक्शन करने वाला है वेब ब्राउजर से करेगा, और वेब ब्राउजर पर जितने भी फॉर्म बनने वाले हैं किस फॉर्मेट में होते हैं, HTML फॉर्मेट में होते हैं। बढ़िया कौन सा होता है ग्लासफिश? हाँ देखिए, अब देखिए दो टर्म में यूज होता है। अगर आपको फैसिलिटी ज़्यादा चाहिए या आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए। अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो फिर आप सिर्फ क्या यूज़ करिए, अपाचे यूज़ करिए। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास लाइब्रेरी बेहतरीन हो, हर चीज़ आप खुद कर सके, तो फिर आप एप्लीकेशन सर्वर यूज़ करिए। तो बेहतरीन तो ग्लासफिश है, कोई नो डाउट। तो UI डिज़ाइन जो भी हम करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं, क्लाइंट के लिए करने वाले हैं। ऑल क्लाइंट साइड वैलिडेशन कोड मतलब जावास्क्रिप्ट, jQueries, ये जो टेक्नोलॉजी है सब किस में चलने वाले हैं, क्लाइंट एंड पे चलती हैं। और जब भी हम बात करें क्लाइंट एंड की, दैट मीन दे विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली ऑन द वेब ब्राउजर, ठीक है। तो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी सर्वर से कम्युनिकेट करती हैं बट रन कहाँ होती हैं, यूजर के कंप्यूटर पे। अब तो टेक्निकल बात करते हैं। अगर हमने कोई एक पेज बनाया जावा का, सर्वलेट का, आगे पढ़ाऊंगा सर्वलेट क्या है, जावा क्या है। तो जावा का जो पेज होगा वो केवल सिंगल होगा। जब भी आप प्रोजेक्ट को रन करेंगे एक ही कोड होगा जो रन होगा और वही सबको रिस्पॉन्स देगा, जिसे हम सर्वर कहते हैं। लेकिन जब भी हम किसी क्लाइंट साइड पेज की बात करेंगे, ब्राउजर पे जो पेज खोलते हैं जिनका एक्सटेंशन स्पेशली .html होता है, उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, जितने भी यूजर्स उस पेज को रिक्वेस्ट करेंगे उतने ही यूजर के ब्राउजर पे आके पेज ओपन होगा, और एक्चुअली पेज नहीं ओपन होता, वहां से सर्वर एक डुप्लीकेट पेज भेज देता है हर ब्राउजर पे। तो जब डुप्लीकेट पेज भेज देगा तो हर ब्राउजर के पास उसकी खुद की कॉपी होती है, याद रखेंगे, हर ब्राउजर के पास उसकी खुद की कॉपी होगी। तो जितने भी ब्राउजर यूजर एक्सेस कर रहे हैं उतने ही इंस्टेंस रन हो रहे होते हैं किसके, क्लाइंट साइड पेजेस के। देखा है आप, ऑल द क्लाइंट साइड पेजेस, कौन से पेजेस, क्लाइंट साइड पेजेस of the project are executed on users browser, so there are so many instance of page as many users। जितने यूजर चलाएंगे उतने ही डुप्लीकेट उनके पेजेस ओपन होते चले जाएंगे। इसका जो भी डेटा रहेगा सबमिट करने के बाद ही सर्वर पर जाएगा, आफ्टर द सबमिशन। हमने कुछ, जैसे आपने कभी रजिस्ट्रेशन पेज ओपन किया होगा, आपने एग्जाम फॉर्म भी भरा होगा तो पेज होते हैं, तो जब तक हम सबमिट नहीं करते तब तक कुछ भी आप उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन भरते हैं, सर्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप जब तक शॉपिंग में सबमिट नहीं करते तब तक शॉपिंग कार्ट में कुछ भी ऐड करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे डेटा कहाँ पहुंच गया, सर्वर के पास। तो तब जब तक आपने कुछ नहीं किया तब तक सारा जो डेटा है सब कुछ कहाँ पे स्टोर हो रहा है, क्लाइंट साइड पर है। और सर्वर पर कब इंटरेक्ट करेंगे, जब हम क्या कर देंगे, सबमिशन करेंगे। तो पेज सबमिट हुआ तो सर्वर के पास गया, अदरवाइज सर्वर को कोई पता नहीं चलता कि आप क्लाइंट पर क्या कर रहे हैं। ये किसको पता रहता है, सेशन को, कुकीज को, या फिर फिशिंग साइट को, हैकर्स को, क्योंकि कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो हम अलग से लगा देते हैं जो उसको मॉनिटर करते रहते हैं। फिर अगर हम बात करें सर्वर एंड की, तो सम क्लाइंट साइड एप्लीकेशन देखेंगे कौन कौन से रहेंगे। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery। तो ये जो टॉपिक्स होने वाले हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery, ये किसके लिए हम पढ़ने वाले हैं, क्लाइंट साइड। और क्लाइंट साइड याद रखेंगे एक चीज हमेशा, यूज्ड फॉर UI डिजाइन एंड क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड का सिर्फ दो ही काम है, एक तो बेहतरीन डिजाइन करना, यूजर को चीजें समझ में आए, कलरफुल रहे, ठीक है, अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर रहे। आपको फॉर्म बना के देना कि यूजर डेटा कहाँ से लेगा, यूजर को किस फॉर्मेट में डेटा दिखाना है, टेबल दिखानी है या फिर पॉपअप दिखाना है। ये तो सारा जो UI का खेल है वो कौन करेगा, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। प्लस एक और चीज हम सीखेंगे, क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन कहता है कि गड़बड़ डेटा को, इनकरेक्ट डेटा को सबमिट होने से पहले ही फिल्टर कर लो। हमने कोई फॉर्म भरा, हमने जेंडर सेलेक्ट नहीं किया, हमने एज नहीं डाला, सबमिट करेंगे तो क्या सबमिट हुआ, नहीं हुआ। पहले ही क्या करते हैं, मना करते हैं, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड्स। हमने कोई पासवर्ड डाला, कई बार ऐसा होता है पासवर्ड में पैटर्न सेट होते हैं कि आप मिनिमम 8 कैरेक्टर रखेंगे, अपर लोअर का कॉम्बिनेशन रखेंगे। अगर हमने नहीं दिया तो सर्वर पे नहीं जानी चाहिए चीजें, वो कहलाते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन। अब आते हैं सर्वर एंड। अगर हम सर्वर एंड की बात करें तो सर्वर एंड push the project and client request को रीड करना, do the action and send the result back to the client। जब भी क्लाइंट की हम बात करेंगे समझ लीजिएगा हम किसकी बात करें, ब्राउजर की बात करें। तो जब हम प्रोजेक्ट वर्क करेंगे तो हम ही क्लाइंट हैं, हम ही सर्वर। मेरे ही कंप्यूटर पे हम HTML चलाएंगे और मेरे ही कंप्यूटर पे क्या चलाने वाले हैं, सर्वर चलाने वाले हैं। तो क्लाइंट और सर्वर को कैसे डिस्टिंग्विश करने वाले हैं हम, क्लाइंट दैट मींस ब्राउजर। जो भी क्लाइंट पे आ रहा है दैट मींस हम किस पे भेज रहे हैं, ब्राउजर पे भेज रहे हैं। तो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रीड करना सर्वर का काम है, एक्शन परफॉर्म करना जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है वो करना, और सेंड करना रिजल्ट को। और एक्शन परफॉर्मेंस में कई सारे ऑप्शन आते हैं, इसी के अंदर आएगा डेटाबेस ऑपरेशंस। या डेटाबेस ऑपरेशंस हो गया, या फिर किसी और सर्वर से कनेक्ट करना है तो वेब सर्वर APIs हो या वेब सर्विसेज होंगी। तो ये सारा परफॉर्मेंस करने का काम कौन करने वाला है, सर्वर एंड पे करने वाले हैं। और सर्वर एंड पे काम करने के लिए हमें क्या सीखना होगा ये भी देख लीजिए। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में आएगा JSP, सर्वलेट, MySQL and programming languages like Java, PHP, Python, Ruby, बहुत सारी हैं, उनका नाम लिखने से कोई मतलब नहीं। अपने काम का क्या है यहाँ पे, जावा। तो जितने भी सर्वर साइड पे हम काम करने वाले हैं वो सब कहाँ होने वाले हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होने वाले हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो JSP, सर्वलेट, MySQL जो हमारे एप्लीकेशन की अगर बात करें, अपने प्रोजेक्ट की बात करें। आगे आ जाओ, वहाँ अगर वो लग रहा हो तो इधर खिसका लो, अगर धूप लग रही हो तो चेयर्स को आगे लाके यहाँ सामने बैठ जाओ, स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है। तो क्लाइंट एंड सर्वर साइड टेक्नोलॉजी हमने अलग अलग बता दी आपको। क्लाइंट साइड में क्या आ रहा है हमारे पास, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप, ऑल दीज आर द क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में क्या आ रहे हैं, JSP, सर्वलेट, MySQL एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक और यहाँ पे चीज
मिली है क्योंकि जब हम वेब 2 पढ़ने वाले हैं तो एक मिडल वेयर टेक्नोलॉजी होती है और इसमें आता अजाक्स। अजाक्स एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि ना सर्वर साइड है पूरी तरह, ना ही क्लाइंट साइड, वो बीच का है, दोनों के बीच ज्वाइन का काम करेगा। क्लाइंट साइड से डेटा लेके सर्वर साइड तक पहुंचाना, सर्वर साइड का डेटा लेके क्लाइंट साइड तक पहुंचाना। तो अजाक्स केवल तभी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसी एप्लीकेशन में जिसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों का काम हो रहा। अगर हम बात करें HTML की तो विदाउट यूजिंग सर्वर हम यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे JSP सर्वलेट की तो हम MySQL की विदाउट यूजिंग क्लाइंट साइड सीधे MySQL पे जाएंगे और कमांड लिख के रन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अजाक्स की तो वी नीड बोथ ऑफ द पार्ट, दोनों पार्ट की कनेक्टिविटी का काम कौन करने वाला? अजाक्स। अजाक्स इज यूज्ड फॉर बैकग्राउंड प्रोसेसिंग बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, like check the लाइव वाले बच्चों कनेक्शन कटा तो नहीं? तो मोबाइल से कनेक्ट रहता है तो ये भी समस्या रहती है। आवाज आ रही मेरी लाइव वाले बच्चों? ठीक है। चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ एनी ईमेल आईडी बिफोर रजिस्ट्रेशन और सबमिशन। आपने कई बार देखा होगा कोई आप रजिस्ट्रेशन करते हैं गूगल वगैरह पे या कोई मेल आईडी बनाते हैं आप या कहीं पे आपने प्रोफाइल बनाई और आपने कोई ऐसा यूजर नेम दिया जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो सबमिशन के पहले ही पता चल जाता है कि ये मेल आईडी आपको अवेलेबल नहीं है। तो हो क्या रहा है कि मैंने पेज तो सबमिट ही नहीं किया, मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया, जब तक आप सबमिट नहीं करते बेसिकली आप किस पे काम कर रहे होते, केवल और केवल अपने पेज पे काम कर रहे हैं, सर्वर कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग चलती रहे, आप क्या कर रहे हैं पेज पे, सर्वर को पता चलता रहे कि आप यूजर ने अब क्या डाला, तो इस चीज को हम कहते हैं बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। और बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज करने वाले हैं हम? अजाक्स, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो अजाक्स का बेसिकली जो काम है बैकग्राउंड प्रोसेसिंग विदाउट सबमिटिंग द पेज। आपको पता नहीं चलेगा कि आपने पेज को सबमिट कब कर दिया और आपके डेटा को सर्वर पे ले जाके वेरीफाई करता रहेगा। ये काम किसका रहेगा? अजाक्स का। तो अजाक्स वहीं पे यूज हो सकता है जहां पे क्लाइंट और सर्वर दोनों काम कर रहे हो। विदाउट यूजिंग सर्वर वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट द अजाक्स। ठीक है, तो तीन टेक्नोलॉजी हमने पढ़ी, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड और मिडिलवेयर। क्लाइंट साइड, सर्वर साइड और मिडिलवेयर। क्लाइंट साइड में क्या होगा? केवल ब्राउजर बेस्ड होंगी एंड वैलिडेशन का काम करें, यूआई एंड वैलिडेशन। सिर्फ दो ही काम याद रखना। कौन कौन से? यूआई एंड वैलिडेशन। यूआई दैट मींस हाउ द पेज इंटरेक्ट विथ यूजर, पेज को कैसे दिखाना है, कौन उनका फिजिकल आउटलुक कैसे होने वाला है, कलर्स कौन से रहने वाले हैं, ये सब क्या है? यूआई। क्लाइंट साइड वैलिडेशन में क्या आने वाला है कि डाटा का पैटर्न गलत तो नहीं है, ये कहलाएगा क्लाइंट साइड वैलिडेशन। सर्वर का काम क्या रहने वाला है? डेटाबेस का सारा जो परफॉर्मेंस है वो कौन करेगा? करने वाला सर्वर। यूजर ने सबमिट किया सारा डेटा, उसको रीड करने का काम कौन करेगा? सर्वर। उसे रजिस्टर करने के बाद यूजर को रिस्पॉन्स देने का काम भी कौन करेगा? सर्वर। अगर हम चाहते विदाउट सबमिशन बीच में बैकग्राउंड में कोई प्रोसेसिंग चलती रहे तो हम क्या यूज करने वाले हैं? अजाक्स। ठीक है, अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आज कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और किसका काम क्या है। वैलिडेशन वर्सेस वेरिफिकेशन, ये दो टर्म भी याद रखिएगा। वैलिडेशन की अगर हम बात करें, वैलिडेशन इज अ टर्म यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड डेटा वैलिडेशन, या जिसे हम कहते हैं डेटा चेक द पैटर्न ऑफ डेटा। कोई भी डेटा का पैटर्न अगर मुझे चेक करना है, लाइक नेम इज फील्ड और नॉट, ठीक है, पासवर्ड इज रिटन इन स्पेसिफाइड मैनर, ठीक है। सपोज की लेंथ हमने दे दिया, अपर एंड लोअर का कॉम्बिनेशन दे दिया,
उसी तरह से पासवर्ड जब आप रजिस्टर करते हैं, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, आर मैच्ड और नॉट, इस तरह की जो चीजें होती हैं ये क्या कहलाती हैं, वैलिडेशन, जो कहाँ पे होते हैं, क्लाइंट साइड पे, विदाउट सबमिशन, बिफोर द सबमिशन ऑफ द पेज, पेज सबमिशन के पहले ही अगर आपने किसी डेटा को चेक कर लिया, ये क्या कहलाएगा, वैलिडेशन। अब बात आती है वेरिफिकेशन, क्या भाई, फिर वेरिफिकेशन इट इज डन एट सर्वर साइड। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, लाइक अब देखिए हमने पैटर्न तो देख लिया, यूजर नेम पासवर्ड सही ढंग से दिखा है कि नहीं है, बट यूजर नेम पासवर्ड सही है कि नहीं, एक्चुअली वो अवेलेबल है भी कि नहीं है, ये तो सर्वर को पता है, रजिस्ट्रेशन करते हैं थोड़ी ना पता है। हमने यूजर नेम तो डाला, अब यूजर नेम में हमने @ नहीं डाला तो बोलेगा नहीं है, आपको @ लगाइए, आपका गलत है। आपने पासवर्ड डाला लेकिन आपने 6 कैरेक्टर डाले, बोलेगा नहीं आप कम पासवर्ड डाले, आप कम से कम 4 कैरेक्टर या 8 कैरेक्टर तो डालिए, ये वैलिडेशन है। बट डालने के बाद वो पासवर्ड मैच हुआ कि नहीं हुआ, ये काम किसका है, सर्वर का, और उसे हम क्या कहने वाले हैं, वेरिफिकेशन। वो टर्म क्या कहलाएगी, वेरिफिकेशन। गवर्नमेंट नंबर फाउंड और नॉट। तो सर्वर पर जब हम कोई चीज करते हैं, डेटाबेस पे कोई चीज हम सर्च करते हैं, तो ये कहलाएगा वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन डन एट सर्वर साइड एंड वैलिडेशन इज डन एट क्लाइंट साइड। ठीक है, तो वैलिडेशन के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, फॉर वैलिडेशन वी हैव टू यूज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, and for verification we have to use Java servlet code। ठीक है, JDBC। ठीक है, ये सब चीज़ कहाँ यूज होने वाली है, वेरिफिकेशन के लिए। क्या लोग क्लियर हो गए दोनों टर्म? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गेटिंग स्टार्टेड विथ क्लाइंट साइट। सबसे पहले हम क्लाइंट साइट पेज की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं, गेटिंग स्टार्टेड विथ क्लाइंट साइट पेजेस। दैट मीन्स हम सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं, HTML से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हाउ मैनी ऑफ यू नो दैट बेसिक्स ऑफ HTML? किसी को पता है यहाँ पे HTML पढ़ा हुआ आप लोगों ने क्या? थोड़ा बहुत इधर, थोड़ा बहुत, ठीक है, बेसिक आइडिया है। ठीक है भाई, आज हम HTML का जितना भी जरूरी काम हो सब कुछ बताने वाले हैं आपको। ज़्यादा इसमें नहीं करने की मेहनत, एक एक दिन ही पढ़ाएंगे, बाकी डिटेल पढ़ना है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। देखिए मेन मोटिव प्रोजेक्ट वर्क का है, सर्वलेट और JSP पे कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जो बाकी जो साइड बाय साइड टेक्नोलॉजी है उनमें से उतनी चीज़ें कवर करते चलेंगे जितने हमें प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है। मेन चीज़ें नहीं छूटेंगी, एडिशनल चीज़ें अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। तो क्लाइंट साइड पेजेस के बिना हम कभी भी कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना सकते, क्योंकि एटलीस्ट हमने भी शुरू में कहा कि कम से कम 2 टियर तो होगा ही। कम से कम क्या होना चाहिए, 2 टियर एप्लीकेशन। 2 टियर होगा तो एक क्लाइंट और एक सर्वर रहेगा। क्लाइंट पे जो पेजेस होंगे उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, HTML पढ़ना होगा। सर्वर पे जो पेजेस होंगे उसके लिए हमें जावा पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम क्लाइंट साइड वाला पेज डिजाइन करने वाले हैं और 2 टियर आर्किटेक्चर पे काम करेंगे, और फिर हम चलेंगे आगे डेटाबेस जब पढ़ाएंगे तो 3 टियर पे काम करेंगे, और जब हम APIs पढ़ाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे मल्टी टियर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो HTML क्या फुल फॉर्म है HTML का, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू डिजाइन द वेब पेज। बेस्ड ऑन टैग, सारे टैग होते हैं, और टैग लिखने का तरीका क्या होता है, आपको हमेशा टैग को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। टैग विल बी कंसिस्ट ऑफ attributes that define the properties of tag। कुछ टैग के अंदर एट्रीब्यूट भी होने वाले हैं। लाइक अभी सपोज कि एक बॉडी टैग, एक एग्जांपल बता रहे हैं, तो बॉडी टैग हो गया हमारे पास, और अगर हम बात करें बॉडी के साथ हमने लिख दिया BG कलर,
बीजी कलर इक्वल टू रेड, तो ये क्या बन गया? एट्रीब्यूट। ये क्या बन गया? एट्रीब्यूट। तो टैग कंसिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर ऑप्शनल, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लगाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम नहीं लगाएंगे। तो डिफाइन करेंगे एट्रीब्यूट्स आर ऑप्शनल, ठीक है। बेसिक टैग ऑफ HTML, या इसको बोलते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। 4 टैग याद रखेंगे। सबसे पहले HTML, देन हेड, देन टाइटल एंड बॉडी। हाउ मैनी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML? 4 टैग, HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी। 4 बेसिक टैग है जिसके बिना हम HTML बना ही नहीं सकते। तो 4 बेसिक टैग याद रखेंगे, HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी। एवरी टैग हैज स्टार्टेड, स्टार्ट एंड टैग। हर एक टैग का स्टार्ट और एंड टैग होगा, और एंडिंग के लिए हम यूज करने वाले हैं स्लैश और टैग का नेम। एंडिंग के लिए क्या यूज करेंगे? स्लैश एंड टैग का नेम। सो कंप्लीट फॉर्मेट। So first of all you have to start the HTML, then head, after that you have to start the title. Title, that means what will be displayed on the title bar. तो your title here, जो भी आपको टाइटल देना है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, एंड देन यू हैव टू क्लोज द टाइटल, एंड देन वी हैव टू क्लोज द हेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या बंद होगा? टाइटल। टाइटल के बाद ही क्या क्लोज कर देना? हेड। हेडर सेक्शन कंप्लीटेड हो गया, और यहाँ से शुरू होता है व्हाट एवर यू वांट टू राइट इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेज। आप बॉडी में क्या लिखने वाले हो यहाँ से शुरू करेंगे, बॉडी, एंड ऑल योर टेक्स्ट ऑफ द पेज, ऑल द पेज कंटेंट विल बी written here। सारा यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे, देन वी हैव टू क्लोज द बॉडी टैग, देन एट द लास्ट वी हैव टू क्लोज द HTML टैग। वी हैव टू क्लोज द HTML टैग। क्लियर है? तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि HTML का कैसे बना रहे हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बनाया, अभी हम आज नेटबीन पे नहीं करा रहे हैं, आज हम पहले एक सिंपल पेज नोटपैड पे बताने कैसे कर रहे हैं, फिर इसकी इसी चीज़ को हम नेटबीन पे बताएंगे कैसे बनाना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया? ओपन एनी एडिटर, कोई भी एडिटर ओपन कर लिया। लाइक हमने फिलहाल नोटपैड ओपन कर लिया, नोटपैड में, एंड टाइप हमने टाइप किया। सबसे पहले क्या शुरू किया भाई? HTML। HTML के बाद हमने शुरू किया हेड, हेड के बाद हमने शुरू किया टाइटल, हमने दिया माई फर्स्ट पेज, और हमने यहाँ पर टाइटल को बंद किया, और देन हमने क्या बंद किया? हेड। देन वी हैव टू स्टार्ट विच टैग? बॉडी टैग। और बॉडी टैग में हमने लिख दिया वेलकम टू माई फर्स्ट HTML पेज। देन वी क्लोज द बॉडी। बॉडी के बाद हमने क्या बंद कर दिया? HTML। सेव द पेज विथ एक्सटेंशन .html। एक्सटेंशन क्या रहने वाला है? .html और .htm। याद रखेंगे .html या फिर .htm। हम कहीं भी सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जस्ट मेक डबल क्लिक। अच्छा, कब से नहीं हो रही भाई? ठीक ठीक, अभी कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन शेयर होने लगी, एक बार कंफर्म करिए। तो हमें HTML कोई भी नोटपैड हमने ओपन किया और हमने इस कोड को लिख दिया। तो देखिए हमने एक नया नोटपैड और हमने लिख दिया HTML हेड टाइटल माय फर्स्ट पेज, देन हेड को क्लोज किया, बॉडी ओपन किया, वेलकम टू माय फर्स्ट HTML पेज, बॉडी बंद किया, HTML, और इससे कहीं भी सेव कर दिया हमने, फिलहाल सेव किया। सपोज कीजिए हमने एक्सटेंशन क्या रखना हमें, सपोज 1.html। अब देख लेते हैं भाई ये हमारा पेज बना कि नहीं बना। तो आप चले जाएंगे डेस्कटॉप पर, ये देखिए 1 ब्राउजर पे बन गया, डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज ओपन होगा, सीधे ब्राउजर पे ही ओपन हो जाएगा। ये फिर राइट क्लिक करके ओपन विथ योर फेवरेट ब्राउजर, आप कहीं से भी ओपन करें। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो वेलकम टू माय फर्स्ट पेज, दिस इज द पार्ट ऑफ पेज, बॉडी में आया हुआ है, लेकिन ऊपर यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर माय फर्स्ट पेज, ठीक है, 1 मिनट, हेलो, हाँ बेटा आए नहीं हैं,
भाई वॉइस चला गया होगा, एक बार देख लें। वॉइस आ गया क्या मेरा? यस सर। स्क्रीन शेयर चल रही है? हाँ सर। तो यहाँ पर हम पहुँच गए अपने HTML पेज पर, और हमने देखा कि हमारे पास टाइटल पे आ रहा है माई फर्स्ट पेज, टाइटल दिख रहा है, और बॉडी पे आ रहा है वेलकम टू माई फर्स्ट HTML पेज। तो दो सेक्शन हो गए, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? तो सेव करना है, और हमने अभी कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं किया, सिंपल नोटपैड पे हमने पेज को बना लिया है। हाउ टू ऐड प्रोजेक्ट यूजिंग नेटबीन। अब यही चीज देखिएगा नेटबीन में कैसे करना है। नेटबीन सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। नेटबीन कौन सा चाहिए? 8.2 चाहिए मुझे, ठीक है, और कोई नहीं चाहिए। जावा कौन सा चाहिए? 8 चाहिए। और जैम्प इंस्टॉल कर लेंगे आप लोग, या फिर MySQL का GUI टूल मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैम्प मिल जाएगा तो अच्छी बात है। तो हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट यूजिंग द नेटबीन। तो देखिए भाई, आपको स्टार्ट करना नेटबीन को, और नेटबीन स्टार्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है एक तरफ से जावा, न्यू प्रोजेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट में आपको सेलेक्ट करना है जावा वेब एप्लीकेशन। साथ साथ कर देते हैं, देखिए दिखाते तो चलिए। सबसे पहले नेटबीन स्टार्ट कर लेंगे आप लोग। जावा वेब एप्लीकेशन, टाइप नेम ऑफ प्रोजेक्ट, सेलेक्ट डायरेक्टरी।
या फिर सर्च इंजन में सर्च करेगा जावा ट्रेनिंग और मैं चाहता हूँ ये जब सर्च हो तो मेरा पेज आना चाहिए या मेरे पेज का यही वाला पेज आना चाहिए। तो उस सिचुएशन पे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, मेटा। तो मेटा में कीवर्ड डिफाइन कर दिए जाते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड से हमारा पेज सर्च इंजन को मिलना चाहिए। अब हमने कोई फैशन स्टोर बनाया है और यूजर कोई सर्च करेगा भाई ऑल द डॉक्टर्स नियर बाई मी, तो क्या मेरा पेज आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। भाई फैशन स्टोर है, क्या करेगा डॉक्टर करके, बट यूजर जब सर्च करेगा फैशन से, कोई टी शर्ट सर्च करेगा, कोई इस तरह की चीजें प्रोडक्ट सर्च करे तो मेरा पेज भी आना चाहिए। ये काम कहाँ करेंगे हम? मेटा में। तो मेटा का काम केवल तब आएगा जब हम बात करेंगे होस्टिंग की। अभी मेटा का कोई काम नहीं है। यहाँ पे बॉडी में आएंगे, बॉडी के अंदर यहाँ पे डिव बना के दे रहा है। डिवीजन मतलब बॉडी के अंदर भी सेक्शन बाय सेक्शन काम करना चाहिए। HTML5 स्टैंडर्ड कहता है या XHTML स्टैंडर्ड कहता है कि कोई भी एलिमेंट बॉडी में डायरेक्टली नहीं लिखना है। यू हैव टू क्रिएट द सब पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के अंदर भी सब पार्ट्स बनाइए और अलग अलग पार्ट्स बनाने के तो डिव या फिर आप पैराग्राफ बनाइए और पैराग्राफ के अंदर ही कोडिंग करिए। तो देखिए हमने यहाँ पर किया। ये पेज कहाँ मिल रहा है हमें? वेब पेज के अंदर। यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट पेज। अब हम नेटबीन पे हैं और दिस पेज इज क्रिएटेड नेटबीन आईडी। फर्स्ट टाइम जब आप इस पेज को रन करेंगे तो सर्वर स्टार्ट होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपने यहाँ से राइट क्लिक करके रन कर दिया और देखेंगे क्लासेस इस तरह की फाइलें होंगी भाई, क्योंकि आप जावा में एक चीज़ होती है शेयर कर दो जरा इनको लिंक सबको। बस म्यूट कर लेना, उधर से कर लो। तुमको केवल स्क्रीन देखनी है, बाकी मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ सामने। लाइट भी आ रही, कोई दिक्कत नहीं, कर दूंगा, कोई दिक्कत, बस म्यूट करके रख। अपना स्पीकर ही बंद कर दो और खुद को ही म्यूट कर लो बस, क्योंकि यहीं बैठ के पढ़ रहे हो। तो देखिए वेब पेजेस में हम क्या क्या रखने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये हमेशा काम में आएगी पूरे प्रोजेक्ट के दौरान। वेब पेज में एक डायरेक्टरी बनी हुई, कौन से? वेब INF,
वेब INF बना होगा प्रोजेक्ट में। आप जब देखेंगे वेब पेज के अंदर क्या बना हुआ, वेब INF। और वेब INF अभी एम्प्टी है, अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जब हम सर्वर बनाएंगे, ये बता रहा है ग्लासफिश वेब XML बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं अभी इसका। तो जब भी आप वेब डॉट XML बनाएंगे, ये नहीं भी बनाएंगे तो इसके अंदर एक वेब डॉट XML फाइल बनती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मतलब डॉट XML फाइल्स होंगी यहाँ पर, अदर लाइब्रेरीज होंगी यहाँ पर, और इसके अलावा क्या रहेंगी, क्लासेस रहेंगे। जब आप जावा में कोई एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई भी क्लास बनाते हैं तो जावा का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास, लेकिन जब हम कंपाइल कर देते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट क्लास हो जाता है। जैसे आप सी का प्रोग्राम बनाएंगे क्या बनेगा, डॉट सी, लेकिन जब आप रन करेंगे तो डॉट EXE बनेगा, डॉट OBJ बनेगा। तो इस तरह की जो डिपेंडेंसी होती हैं, वो जो फाइलें बनती हैं वो कहाँ जाके स्टोर होती हैं, वेब INF। जितने भी क्लाइंट साइड पेजेस होंगे वो भी हम कहाँ जोड़ेंगे, वेब पेज में। याद रखेंगे वेब INF के अंदर मत ऐड कर देना। कई बार ये धोखा हो जाता है कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करके जब आगे जाके ऐड करेंगे तो वेब INF में, तो यहाँ पे हमें कुछ भी ऐड नहीं करना। जो भी हम नया ऐड करेंगे किस पे करेंगे, वेब पेजेस पे। तो वेब पेजेस पे जाना होगा और वेब पेजेस पे जाकर एक्चुअली देखिए वो ही बता देता है। जो वेब INF होता है वो केवल और केवल किसके लिए होता है, सर्वर के लिए होता है। ठीक है, कहते हैं एसेंशियल फाइल होती है जिसको कहते हैं प्राइवेट फाइल होती है, प्राइवेटली उनको सर्वर प्राइवेटली एक्सेस करेगा, तो यूजर URL से उन तक नहीं पहुंच पाएगा। दिक्कत क्या होगी कि हम यूजर को URL पे, ब्राउजर पे फाइलें क्या नहीं होती, दिखाई नहीं देती। कॉन्फ़िगरेशन फाइल है तो इनसाइड द इंटरनल पेज, सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन तो हो सकता है उनका, लेकिन सर्वर के बाहर वो कम्युनिकेट नहीं होती है क्योंकि एसेंशियल फाइल है वो। इसलिए जो सिक्योर्ड फाइल होते हैं जिनको हमें यूजर्स को कम्युनिकेट नहीं कराना, वो कहाँ रखी जाती है, वेब डॉट XML में रखी जाती है। अब लाइब्रेरी तो यूजर को लाइब्रेरी थोड़ी ना काम है, यूजर को सिर्फ पेज चाहिए। इंटरनली क्या काम हो रहा है, आपने कौन सा कोड यूज किया, उसको यूजर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो देखिए वेब पेजेस के अंदर हमने index.html पहले से बनाया पाया हुआ है। नया पेज ऐड करना, देखिए तो राइट क्लिक करना वेब पेज में और यहाँ जा करना न्यू, और न्यू करके हमें क्या करना है, HTML फाइल। क्या क्या ऐड कर सकते हैं, HTML एंड JSP मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। एक बार वेब पेजेस के अंदर याद बना भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, चलता है बढ़िया। तो नहीं चलता है अभी देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे। देखिए वेब INF में गया और मैंने यहाँ पे बनाया राइट क्लिक करके एक नया पेज। कौन सा पेज बना दिया हमने, HTML पेज। ठीक है, देखिएगा मैंने HTML पेज बना दिया, इसका नाम कर दिया 2। जब आप यहाँ पर कोई भी HTML पेज ऐड करेंगे तो एक्सटेंशन नहीं डालना है, गलती से भी .html नहीं लगाना आपको। ठीक, क्यों नहीं लगाना भाई, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमने HTML सेलेक्ट किया है, वो HTML एक्सटेंशन लगा देगा। पे आप देख सकते हैं कि कहीं कोई एरर तो नहीं आ रही है, कुछ भी एरर नहीं आ रही है। अगर एरर आएगा तो यहाँ दिख जाएगा। अब देखते माइक्रोसॉफ्ट इज ओपन हो गया है और यहाँ पर चालू है दिस इज माय फर्स्ट पेज। ठीक है, ये खुल गया मेरा वेलकम टू माय फर्स्ट HTML पेज। और ये देखिए टाइटल पे माय फर्स्ट पेज आ रहा है, और ये वाला नहीं है, ये पहला वाला है, ये है पहला वाला। यू आर सेंड टू ब्राउजर तो आ रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पे रन हो रहा है, दूसरे वाले ब्राउजर पे रन हो रहा है, इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पर रन हो रहा है। और अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, ये 2 tier आर्किटेक्चर पे ले जाता है पेज को। तो जैसे ही 2 tier पे ले जाएगा, देखिए HTTP क्या दिखा रहा है, लोकल होस्ट, दिस इज द पोर्ट ऑफ होस्ट जहाँ पे मेरा ग्लासफिश सर्वर रन कर रहा है, और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो होस्ट हो गया ग्लासफिश पे ऑटोमेटिकली। प्रोजेक्ट का नाम क्या था, जावा ट्रेनिंग 7 AM। जब आप यही चीज वेब होस्टिंग लेंगे तो प्रोजेक्ट की जगह पे यहाँ पे www अपने प्रोजेक्ट का क्या बना देंगे, हमको DSN मिल जाएगा। और अब यहाँ पे देखिएगा index.html।
जब पिछली बार हम रन कर रहे थे नोटपैड से बनाकर, ब्राउजर से बनाकर, तो वहां पे क्या दिख रहा था, वहां पे आ रहा था सी ड्राइव स्लैश ई स्लैश इस तरह से फोल्डर के नाम आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, लोकल होस्ट, दैट मीन्स हमारी जो साइट है एक्चुअली वो 2 टियर आर्किटेक्चर पे पहुंच गई है। कौन रन कर रहा है, सर्वर रन कर रहा है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे यहाँ पर, एक मिनट, हेलो, हाँ बोलो, अच्छा हाँ तो अभी, हाँ अभी नहीं लाएंगे, वैसे पहले घर आएंगे फिर करेंगे, अभी रखो मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और आपको दिख गया, एक बार लाइव वाले से पूछने के लिए जब भी फोन आता है लाइव कनेक्शन कट जाता है एक बार, सबसे पहले तो कनेक्शन कटा तो नहीं था, आवाज गई थी सर्वर, बस आवाज गई थी, ठीक है आ गई आवाज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सीधे ब्राउजर ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा और उस पर हमारा पेज बॉडी वाला सेक्शन बॉडी पे दिखेगा, टाइटल वाला टाइटल पे दिखने वाला है। अब देखते हैं इन्हें एक पेज ऐड करवाया है, हम अपने पेज को दूसरा जो 2.html हमने कहाँ राइट ऐड कर दिया है उसको हमने ऐड किया, चलो गूगल क्रोम कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्रोम। राइट क्लिक कर दिया, उसको हमने किया रन। ये देखिए इस तरह से कुछ आएगा, क्या आएगा, http स्टेटस 404। आगे मैं स्टेटस कोड पढ़ाऊंगा, 404 क्या होता है, 505 क्या होता है, 303 क्या होता है, 202 क्या होता है, 200 क्या होता है, इस सब चीजें आगे समझ में आएंगे। 404 का मतलब होता है जो आप पेज सर्च कर रहे हैं एक्चुअल में है ही नहीं, बट एक्चुअल में है, क्योंकि जब यूआरएल जाएगा तो हमेशा क्लाइंट कहाँ जाता है, सिर्फ सर्वर पे जाता है, और वेब INF पे अगर हम ले भी जाएंगे तो सर्वर सिक्योरिटी के कारण वहां पे रिडायरेक्शन नहीं कराता सर्वर, वो कहता है दिस इज ओनली फॉर माय पर्पस, ये क्लाइंट के लिए नहीं है, क्लाइंट वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए हमें गलती नहीं करनी। कहाँ बनाना आपको, ये 2.html को डिलीट किया, देखिए मैंने यहाँ से HTML पेज बनाना होगा तो HTML फाइल, इसका नाम हमने कर दिया, अब यहाँ जाके 2 कर रहा हूँ, रन किया अभी फिलहाल। टाइटल पे टू डू सप्लाई टाइटल आएगा, टू डू राइट कंटेंट आएगा, ये देखिए आ रहा है, टू डू राइट कंटेंट आ रहा, सब कुछ सही हो रहा है। तो हमें वेब पेज कहाँ बनाने होंगे, वेब पेजेस के अंदर, ठीक है। और जितने भी हमारे सर्वर साइड पेज बनेंगे ये जावा के कोड होंगे, वो कहाँ बनने वाले हैं, सोर्स पैकेज में। तो सोर्स पैकेज के अंदर क्या आने वाला है, यूर लोकल पैकेजेस, अपने पैकेज आप बनाएंगे, और पैकेज के अंदर यूर जावा क्लास एंड सर्वलेट क्लासेस, दो ही चीज आने वाली, पैकेज, और पैकेज के बाद आपकी क्लास या फिर सर्वलेट क्लास। सर्वलेट अगर पढ़ाएंगे तो बताएंगे सर्वलेट क्लास क्या होती है, नॉर्मल क्लास क्या होती है। तो अगर मुझे कोई नॉर्मल क्लास बनानी है, नॉर्मल क्लास बनानी, देखिए सर्वलेट अभी नहीं पढ़ाया मैंने, तो मैं सोर्स पैकेज पे जाऊंगा, सोर्स पैकेज पे जाना मुझे, और सोर्स पैकेज पे जाकर सबसे पहला काम यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे तो दिखाएगा डिफॉल्ट पैकेज दिख रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट योर ओन पैकेज। जावा पे जब भी कोई पैकेज बनाने जाना है आपको, तो पैकेज इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ क्लासेस। क्या होता है कि भाई आप एक प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तो बहुत सारी क्लासेस बनेंगी, बहुत सारे रूल बनेंगे। कुछ सपोज कीजिए अगर मैंने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का कोई चीज़ बनाया तो उसमें स्टूडेंट का भी एक पेज बनेगा। कई बार उसमें अगर मैं फैकल्टी या सब्जेक्ट का बना रहा हूँ, एडमिन का बना रहा हूँ, तो कई सारे रोल बढ़ते चले जाएंगे। स्टूडेंट रोल हुआ, फिर एक स्टाफ हो गया, एक एम्प्लॉय हो गया, एक एडमिन हो गया, तो कई सारे रोल बनेंगे। तो उनकी जो फंक्शनैलिटी, उनके लिए पेजेस कई सारे बनेंगे। एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन पेज बना दिया, एक स्टूडेंट का व्यू पेज बना दिया, एक स्टूडेंट का प्रोफाइल पेज बना दी, बहुत सारे पेज बनेंगे, एक ही वर्क से रिलेटेड रहेंगे। तो उनको हम डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे, हम क्या करेंगे कि एक फोल्डर पे रखेंगे। तो इन केस ऑफ वेब एप्लीकेशन इसे हम फोल्डर कहेंगे, बट इन केस ऑफ सर्वर एप्लीकेशन इसे हम क्या कहेंगे, पैकेज कहेंगे। पैकेज जब भी बनाया जाएगा तो हमेशा पैकेज में एक्सटेंशन क्या रहेगा, कम से कम आपको सब पैकेजेस बनाना है। जैसे हमने लिख दिया com.test, एक पैकेज है टेस्ट। कॉम एक नॉर्मल सा है, जब भी आप कोई लोकल पैकेज बनाएंगे तो उसको हम क्या लिख देते हैं, .com, ठीक है। com.test, हमने एक टेस्ट नाम का पैकेज बना लिया, जिसका नाम रहेगा, जिसका काम रहेगा सिर्फ टेस्टिंग के लिए क्लास हम यहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, पैकेज। अब आप इस पैकेज पर राइट क्लिक करके बनाएंगे क्लास, जावा क्लास या सर्वलेट। तो सर्वलेट अभी पढ़ाया नहीं, एक जावा क्लास बना के दिखते हैं हम कि जावा क्लास कैसे बनती है। देखिए तो जावा क्लास आपने यहाँ पे बनाई और हमने इस क्लास का नाम दे दिया हेलो, बस हमने ये देखिए एक सिंपल सी जावा क्लास बन
ठीक है, पब्लिक क्लास हेलो बन गया, पैकेज में क्या आ रहा है कॉम डॉट टेस्ट। अब जैसे अगर किसी ने जावा नहीं पढ़ा तो उनको बता दूं, क्लास के अंदर सबसे पहले होता है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। जिस तरह से C++ में सिर्फ मेन लिखते हैं, इंट मेन, यहाँ पे क्या लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पर केवल एक कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करना होता है स्ट्रिंग टाइप का एरे, स्ट्रिंग एरे, और नाम कुछ भी दे सकते हैं या GS XYZ कुछ भी दे सकते हैं, बट इसका जो फॉर्मेट है स्ट्रिंग एरे पास होता है। कोई भी आउटपुट स्टेटमेंट है यहाँ पर तो उसके लिए system.out.println लिखते हैं, सी आउट या printf की जगह पे system.out.println। केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है, जावा पे जितने भी क्लासेस होंगी वो सारे के सारे उनका पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज होगा जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर केस। जितने भी फंक्शन या वेरिएबल होंगे वो कैमल केस में होंगे। अगर दो वर्ड हैं तो पहला वर्ड लोअर केस में और दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, अदरवाइज सिंगल वर्ड है तो लोअर केस में रहेगा। और यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज जावा क्लास। अब सर्वर साइड कोड, और अगर इसमें रन कर रहा हूं, देखिए नीचे यहीं पे आ रहा दिस इज जावा क्लास। तो अगर हमने प्लेन जावा क्लास बना दी है तो वो यूजर से इंटरेक्शन नहीं करेगी, यूजर से इंटरेक्शन नहीं करेगी, ठीक है। यूजर से इंटरेक्शन कौन कर रहा है अभी फिलहाल, HTML कर रहा है जो ब्राउजर पे जा रहा है। क्लाइंट मतलब यूजर, यूजर मतलब क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट पे डाटा कौन लेके जा रहा है, सिर्फ HTML। और अगर हमने यहाँ पे कोई चीज मैसेज कर दिया, सपोज कीजिए कि मैंने एक क्लास बनाई हेलो और यूजर्स का www/hello.java पे चले जाओ, तो यूजर hello.java पे रन करेगा, लेकिन उसको यूजर पे नहीं, ब्राउजर पे जाके हेलो नहीं दिखाएगा। कहाँ दिखाएगा, सर्वर पे जाके। दैट मीन जो सर्वर पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, जो वहाँ पे प्रोग्रामर बैठा है, उसको जाके हेलो दिखेगा, तो किसी काम का नहीं है। तो जब हम कोई चीज टेस्टिंग के लिए बनाते हैं, ओनली फॉर डेवलपमेंट के लिए बनाते हैं, ओनली फॉर राइटिंग द लॉजिक्स के लिए बनाते हैं, जैसे लॉजिक लिखना है, कोई चीज वैलिडेट है या नहीं है, यूजर नेम पासवर्ड सही है कि नहीं है, ये जो कोड होंगे कहाँ लिखे जाएंगे, क्लास में। लेकिन यूजर को जब दिखाने की बात आएगी कि भाई यूजर को मैसेज दिखाओ जाकर कि हाँ यू आर नॉट वैलिड यूजर नेम पासवर्ड, तो हम कहाँ दिखाएंगे, HTML फॉर्मेट में, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ ऐड करना दिखा रहा हूँ। तो अगर मैंने नॉर्मल क्लास ऐड कर ली तो ये कहाँ रन होती है, केवल आपके सर्वर पर रन होती है, इसे हम सर्वर कंसोल कहते हैं। और अगर हम चाहते हैं मेरा जो क्लास का आउटपुट है यूजर को जाकर दिखे, क्लाइंट पे जाके दिखे, तो इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग सिंपल क्लास वी हैव टू क्रिएट सर्वलेट क्लास, वी हैव टू क्रिएट सर्वलेट। तो इतना ही डिफरेंस है नॉर्मल क्लास और सर्वलेट में, ठीक है। कल की क्लास में सर्वलेट का डिस्कशन करूंगा मैं। तो सर्वलेट और सिंपल क्लास में क्या डिफरेंस हुआ भाई, कि सिंपल क्लासेस विल रेंडर द इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंसोल ऑफ सर्वर, सिर्फ सर्वर पर दिखेगा, बट सर्वलेट क्लासेस आर द क्लासेस दैट सेंड द इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट और द ब्राउजर। वो सारा इंफॉर्मेशन किसको भेज देंगी, ब्राउजर को भेज देंगे, क्लियर है। बट अभी हम सर्वलेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमें क्लासेस बनानी कहाँ पर है। तो सोर्स पैकेजेस में बनाना है, और सबसे पहले कोई भी एक पैकेज ऐड करना है, और इस पैकेज के अंदर ही आपको नई नई क्लासेस बनाते जाना है। तो क्लासेस बनाना हुआ या सर्वलेट बनाना हुआ, ये दो में से कोई भी काम कहाँ करने वाले हैं, इस पैकेज में करेंगे। हर क्लास के लिए अलग पैकेज नहीं बनेगा, केवल एक बार पैकेज बनाया और उसके अंदर आप नए नए क्लासेस क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। HTML के केस में क्या करना है, आपको वेब पेजेस पे जाना है, राइट क्लिक करके आपको HTML पेजेस यहाँ पर ऐड करते चले जाना है। कहाँ पर, वेब पेजेस में। क्लियर है इतनी चीज। लाइब्रेरीज का काम तब आएगा, हियर वी ऐड द एडिशनल कनेक्टर्स और जार फाइल्स और थर्ड पार्टी API। आगे जाकर आपको थर्ड पार्टी API की जरूरत पड़ेगी। कई बार ऐसे कुछ फंक्शनैलिटी होती है जो हमारे पास नहीं होती हैं ऑलरेडी, तो हम क्या करते हैं, बने बनाए कोड नेट पे अवेलेबल होते हैं, उनकी जार फाइलें लेते हैं। और जैसे मेल करना मुझे, तो मेल करने के लिए मुझे जावा का कनेक्टर चाहिए, मतलब गूगल मेल API आती है, गूगल देता है कि भाई आप इसको अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लीजिए और फिर काम कर लीजिए। तो जितने भी थर्ड पार्टी API जाएंगी, पेटीएम की API लगाई हमने, गूगल की API लगाई, मेल की API लगाई, OTP की API लगाई, तो उसके लिए हम उनकी जो जार फाइलें मिलेंगी कहाँ ला के इंसर्ट करने वाले हैं, लाइब्रेरी में। तो एडिशनल कनेक्टर हुआ, जार फाइल हुए, वो सब लाइब्रेरी में रहेंगे। सपोज कि MySQL कनेक्टर्स हुए, ये भी यहाँ पे रहने वाले हैं। और उसी तरह से URL इंक्रिप्शन की API होती कुछ इस टाइप, बहुत सारी APIs रहेंगी, वो सब कहाँ रहेंगी, लाइब्रेरीज में। फिलहाल अगर हम देखें तो लाइब्रेरी में कुछ है क्या, तो आप जब आप इसे क्लिक करेंगे लाइब्रेरी को, तो यहाँ पे दिखेगा JDK, ग्लासफिश, दो लाइब्रेरी ऑलरेडी ऐड है,
कौन कौन सी? जेडीके क्यों ऐड है भाई? क्योंकि जावा का कोड होगा ये सिस्टम डॉट आउट डॉट लाइन प्रिंट लिखा चल गया, जेडीके का कमाल है। और ग्लासफिश सर्वर जो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, मेरा ब्राउजर पे जाके उसे दिखा रहा है ऑटोमेटिकली। किसका काम है? ग्लासफिश सर्वर का काम है। तो कुछ लाइब्रेरीज ऑलरेडी पहले से एडेड होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी एडेड रहेंगी? एक तो जेडीके ऐड रहेगा उसमें पहले से, जेडीके डिफ़ॉल्ट रहेगा, और ग्लासफिश या अपाचे ये भी डिफ़ॉल्ट रहेगा, पहले से ही क्या रहेगा? ऐड रहेगा। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझ में आ गया? प्रोजेक्ट कैसे बनाना है? नेटबीन ओपन किया, फाइल में गया, न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब और वेब एप्लीकेशन, ठीक है। जावा वेब, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, सेलेक्ट जावा वेब एंड वेब एप्लीकेशन, नाम सेलेक्ट किया, आ गया। अब वापस आ जाते हैं पर HTML में। हमने सिर्फ HTML में 4 चीजें सीखी। कौन? HTML, हेड, टाइटल एंड बॉडी। किसी भी एप्लीकेशन टैग को शुरू करना है तो आप टैग से शुरू करेंगे, बंद करने के लिए स्लैश एंड टैग का नेम करेंगे। टैग के अंदर क्या यूज हो सकते हैं? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स ये क्या होते हैं? एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ टैग, ठीक है। लाइक अगर हम बॉडी टैग के एट्रीब्यूट की बात करें तो बीजी कलर एंड बैकग्राउंड, और इसके अलावा हो सकता है टेक्स्ट, और एक हो सकता है फिर मार्जिन वगैरह होते हैं, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, इसी तरह बॉटम मार्जिन। तो ये बॉडी के साथ यूज होंगे। कैसे यूज होते हैं भाई? बॉडी। और उसी तरह से हमने लिख दिया बीजी कलर फॉर हमने लिख दिया बैकग्राउंड कलर के लिए, और हमने टेक्स्ट लिख दिया, टेक्स्ट इक्वल टू हमने दे दिया वाइट। टेक्स्ट कलर के लिए हम क्या लिखते हैं? टेक्स्ट लिखते हैं। सिर्फ टेक्स्ट कलर चेंज करना, सिर्फ क्या लिखेंगे? टेक्स्ट। और आपको अगर मार्जिन चाहिए सपोज कीजिए तो हमने लिख दिया लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू हमने दे दी 100, मतलब 100 पिक्सल छोड़कर आएगा लेफ्ट में से। और यहाँ पे हमने अपना सारा फंक्शन, ये सारा कोड लिख दिया जो भी हमें चाहिए। तो एट्रीब्यूट्स ऑप्शनल हैं सारे, आप चाहें तो लगाएं, और अगर आप लगाना चाहते हैं तो बीच में आपको स्पेस देना रहेगा, कोई कॉमा नहीं देना है। एंड वी डोंट नीड टू क्लोज द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जैसे जैसे आपका पेज क्लोज होगा ऑटोमेटिकली क्या क्लोज हो जाएगा? सॉरी, टैग क्लोज होगा और ऑटोमेटिकली आपका एट्रीब्यूट भी क्लोज हो जाएगा। एंड ऑल आर ऑप्शनल, आप चाहे तो एक भी लिखें, आप चाहे तो एक भी ना लिखें, ऑल आर ऑप्शनल। तो देखिए बॉडी के कुछ एट्रीब्यूट हम कहाँ जाके लगाएंगे? हमने index.html बनाया था, यहाँ पे बॉडी पे गए और हमने यहाँ पे लगा दिया कौन सा एट्रीब्यूट? बीजी कलर। बीजी कलर हमने क्या कर दिया? रेड। तो अब जब आप इसे पेज अगर पहले से रन है भाई, एक चीज़ और बता दें, तो आपको पेज को दोबारा रन नहीं करना, केवल पेज को जाके रिफ्रेश कर देना है। लेकिन पेज बंद हो गया, पेज अगर बंद हो गया तो आप इसे दोबारा रन कर लीजिए। अदरवाइज आपने यहाँ पे बनाया, सेव किया और पेज को जाकर आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड कलर तो रेड हो गया। टेक्स्ट का कलर बदलना है तो हमें क्या लिखना होगा? यहाँ पे टेक्स्ट हमने लिख दिया वाइट। बॉडी का एट्रीब्यूट है, दैट मीन्स पूरे पेज के लिए अप्लाई होगा। इस पेज पे जितना भी लिखा जाएगा सबका सब टेक्स्ट क्या होने वाला है? वाइट होने वाला है, पूरे पेज के लिए अप्लाई होगा। उसी तरह से हमने लिख दिया लेफ्ट मार्जिन, MARGIN, हमने दे दिया 100। अब आप लेफ्ट मार्जिन करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया? मार्जिन आ गया। इस साइड दिख रहा है, इस साइड क्या आ गया? मार्जिन आ गया। टॉप करेंगे तो टॉप में मार्जिन आ गया। क्लियर हो गई इतनी चीज? non-container tags, there are some tags that don't hold any information. They are closed, they are started. अभी हम जो टैग पढ़ रहे हैं ये कहलाते हैं कंटेनर टैग। कंटेनर टैग जैसे बॉडी के अंदर कुछ लिख रहे हैं, टाइटल है, टाइटल के अंदर कुछ लिख रहे हैं और स्लैश टाइटल को बंद कर रहे हैं, तो वो कौन से टैग थे? कंटेनर टैग, जो शुरू भी होते हैं और खत्म भी होते हैं। नॉन कंटेनर टैग वो होते हैं जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखते हैं, केवल जहाँ पे शुरू होते हैं वहीं पे खत्म भी हो सकते हैं, सेम टू सेम लाइन पे शुरू और बंद होते हैं। देखिए कौन कौन से टैग है ऐसे, उसमें से दिखा दूं आपको। सबसे पहला टैग है HR टैग। कौन सा टैग? फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, अब जैसे मुझे लाइन खींचनी है तो लाइन तो सिर्फ लाइन खींचनी है मुझे, लाइन का खींचा और लाइन का काम खत्म, उसके बाद तो कुछ मुझे लिखना नहीं है।
तो देखिए मैंने अगर यहाँ पे HR लिखा और स्लैश किया तो इसका मतलब है, ये देखिए पेज खुला हुआ है, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो एक लाइन जैसे आपको दिख रही होगी, दिख रही है, इसके नीचे लाइन आ गई। तो जस्ट एक लाइन का काम, उसके अंदर कुछ नहीं लिखना लाइन में भाई, लाइन सिर्फ लाइन का काम है। तो ऐसे टैग को जहां पर आप शुरू करते हैं उसी जगह पे खत्म कर देते हैं और लास्ट में स्लैश लगाते हैं। तो नॉन कंटेनर टैग हमेशा दे आर क्लोज विद द एंडिंग स्लैश, ठीक है। और जो कंटेनर टैग है उसके लिए सेपरेटली क्लोज करना जरूरी होता है। क्लियर इतनी चीज? तो कौन सा टैग हुआ ये? नॉन कंटेनर टैग। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, फॉर विच लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। ब्रेक, फॉर लाइन ब्रेक। अब HTML में है, अगर हम यहाँ पे 2 लाइनें लिख भी देंगे तो दो लाइनें इकट्ठी ही प्रिंट होती हैं जब तक उसमें हम कुछ लिखते नहीं हैं। दिस इज क्रिएटेड नेटबिंग, वी आर डूइंग जावा ट्रेनिंग, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने 2 लाइनें लिखी, बट दोनों लाइनें एक ही लाइन पे प्रिंट होने वाली हैं क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि आप लाइन को ब्रेक करिए। तो जब भी इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो लाइन को ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग यूज करना मुझे? BR फॉर लाइन ब्रेक। जो BR टैग भी कौन सा टैग है? कंटेनर या नॉन कंटेनर? नॉन कंटेनर टैग, ठीक है। BR स्लैश हो गया। तो कुछ इस तरह से नॉन कंटेनर टैग आपको मिलने वाले हैं, जिसकी लिस्ट में यहाँ पे 3-4 टैग हैं इंपॉर्टेंट, उनको बता देता हूँ। तो HR टैग हुआ, BR टैग हुआ, उसी तरह से IMG टैग होने वाला है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टैग है। और इसी तरह से जितने भी इनपुट टैग होंगे वो भी पढ़ेंगे। अगर इनका कोई एट्रीब्यूट होगा तो स्लैश से पहले लिखा जाएगा। अगर कोई एट्रीब्यूट होता है, इफ वी राइट द एट्रीब्यूट देन वी हैव टू राइट बिफोर स्लैश, ठीक है। तो बिफोर स्लैश से पहले लिखा जाएगा। लाइक HR के एट्रीब्यूट देखिए कौन कौन से हैं। HR के 3 एट्रीब्यूट हैं, कलर, विड्थ और साइज। HR के कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं? कलर, विड्थ और साइज। तो हमने यहाँ पे देखा HR पे, देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं। यहीं पे लिख सकते हैं कलर, हमने इसका कलर दे दिया ब्लू। विड्थ हमने दे दी इसकी 10। विड्थ मतलब उसकी विड्थ हो गई, तो विड्थ नहीं दे रहे हम, उसकी साइज दे देते हैं। साइज फॉर ये यूज हो जाएगा किस चीज़ के लिए? साइज उसकी थिकनेस के लिए, ठीक है। ये थिकनेस हो गई, साइज कर दिए 10 तो साइज थिकनेस ज़्यादा हो गई। साइज कर देंगे कम, बाय डिफॉल्ट तो पतली रहेगी, ठीक है। तो ऐसे एट्रीब्यूट कहाँ यूज़ होने वाले हैं? स्लैश से पहले हम यूज़ कर लेते हैं इस तरह के एट्रीब्यूट्स को। तो HR के एट्रीब्यूट हो गए। और यहाँ पे देखिए जो मार्जिन है वो मार्जिन यहाँ पे रहेगा। हमने राइट मार्जिन नहीं किया तो राइट मार्जिन नहीं ले रहा, हमने सिर्फ कौन सा मार्जिन किया था? लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। फॉर्मेटिंग टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स देखिए बोल्ड एंड स्लैश भी किसके लिए होगा? पता चल रहा होगा, बोल्ड के लिए, I फॉर इटैलिक के लिए, S फॉर स्ट्राइक थ्रू के लिए, किसी भी टेक्स्ट को लिख के काट देना बीच से। जैसे कभी आप शॉपिंग साइट करते हैं तो वहाँ पे रेट लिखा रहता है, उसके बाद उसको काट के नया रेट लिख देते हैं, तो उसके लिए स्ट्राइक थ्रू लिखते हैं। उसी का दूसरा वर्जन है डेल। सेम वही काम कौन करता है? डेल। फिर होता है सब फॉर सब स्क्रिप्ट एंड SUP फॉर सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। सब स्क्रिप्ट H2O लिखना है, 2 सब स्क्रिप्ट है, X स्क्वायर लिखना है तो वो क्या कहलाएगा? सुपर स्क्रिप्ट कहलाएगा। तो ये टैग हुए। तो जो इंपॉर्टेंट टैग है कुछ बस देख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे बोल्ड में लिख दिया हमने जावा, देन हमने लाइन को ब्रेक किया और हमने इटैलिक में लिख दिया PHP, फिर हमने ब्रेक किया और फिर हमने लिख दिया फी हमने लिख दिया। सपोज कीजिए यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर दिया, हमने यहाँ 5000 लिखा और उसके बाद हमने लिख दिया 3000। तो क्या होगा? 5000 कटा हुआ आएगा और 3000 लिखा हुआ आएगा, दिख रहा है। तो जावा बोल्ड में है, PHP इटैलिक में है, फी नॉर्मल है। अगर आपको किसी चीज़ को बोल्ड इटैलिक दोनों ही लिखना है, देखिएगा
तो आप दोनों टैग इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो टैग लगाने का कोई सीक्वेंस नहीं है HTML में, आप जिसको जैसा लिखना चाहें वैसा लिखें। क्लोज करने का सीक्वेंस एक, सबसे पहले नेस्टेड वाला क्लोज करना है और बाद में बाहर वाला क्लोज करना है। टैग केस सेंसिटिव तो नहीं है, लेकिन HTML 5 स्टैंडर्ड कहता है कि ऑल द टैग शुड बी रिटन इन लोअर केस। जितने भी टैग होंगे आपको लोअर केस में लिखना है, इसको हैबिट में रख लीजिए, ठीक है। तो देन इट्स बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। 3000 कहाँ गया भाई, हट गया। ठीक है, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट भी देख लीजिए। इससे मुझे x² लिखना है तो सुप लिख के मैंने 2 लिख दिया /SUB। और अगर मुझे H2O लिखना है तो 2 को मुझे सब स्क्रिप्ट लिखना है तो SUB2 /sub एंड फिर क्या लिखा हमने O। तो सब स्क्रिप्ट कहाँ जाएगी, नीचे जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट आ जाए स्क्वायर की तरह ऊपर आएगा। तो देखिए x² ऊपर जा रहा है, 2 कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। कौन सा टैग लगाया हमने, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। हेडिंग्स के लिए H1 से लेकर हमारे पास H1, H2 और यहाँ तक कौन से टैग हैं, H6 तक टैग। हेडिंग इज अ ब्लॉक एलिमेंट। जब भी एक वर्ड यूज करेंगे ब्लॉक एलिमेंट, इसका मतलब होता है ब्रेक द लाइन ऑटोमेटिकली, ब्रेक द लाइन ऑटोमेटिकली, ठीक है। कहीं भी ये वर्ड सामने में आ जाए, कौन सा एलिमेंट, ब्लॉक कंटेंट या ब्लॉक एलिमेंट, इसका 2 मतलब है। पहला चीज क्या है, ब्रेक द लाइन ऑटोमेटिकली एंड रिजर्व द होल लाइन। मतलब अगर मैंने एक हेडिंग हेलो लिख दिया, उसके बगल में मैं दूसरी हेडिंग बनाऊंगा हाय, तो हेलो के बगल में भले ही कितनी स्पेस रहेगा बट बगल में नहीं आएगा, वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। उसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक एलिमेंट। उस लाइन पे दूसरा कोई भी कंटेंट प्लेस नहीं होगा। अब ये प्रॉब्लम्स होती हैं HTML की, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ओवरराइट करने के लिए फिर CSS आता है, ताकि आप उनको क्या करें, मॉडिफाई कर सकें स्ट्रक्चर्स को। टू रिजर्व द लाइन, तो सबसे बड़ी H1 इज द बिगेस्ट हेडिंग और H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने HR बनाया, HR के अंदर हमने लिख दिया चलिए यहाँ पे लिख देते हैं H2 में जावा ट्रेनिंग बैच इज गोइंग टू स्टार्ट। और ऊपर हमने जो लिखा, ये नेटबीन जो लिखा था, ठीक है, और इसको हमने सबको कर दिया नीचे, Ctrl+X कर दिया और ऊपर एक सिंपल हेडिंग बना देता हूँ, बड़ी हेडिंग मतलब हमने H1 बनाया और हमने यहाँ पे लिख दिया जावा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। अब देखेंगे साइज को समझने के लिए हमने 2 हेडिंग बनाई हुई है। यहाँ पर देखिए जावा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, जावा ट्रेनिंग बैच इज गोइंग टू स्टार्ट थोड़ा सा छोटा है, तो S3 लिखेंगे और थोड़ा छोटा आएगा। हमने क्या कहीं ब्रेक लिखा नहीं, ना तो यहाँ ब्रेक लिखा हुआ है, इसके बाद भी ब्रेक है, उसके पहले भी ब्रेक, मतलब पहले भी लाइन ब्रेक होगी और बाद में भी लाइन ब्रेक हो जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज़ को 2 लाइनों के बीच रखना है तो इसका मतलब है कि आपको 2 बार HR लगा देना है। हम कोई भी टैग कितनी भी बार एक्सेस कर सकते हैं HTML में, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी कुछ भी यूज़ करते रहें, ठीक है। मार्जिन आपको कम करना है तो आप कहाँ जाएंगे, लेफ्ट मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ पे आपने इसको कम कर दिया। उसी तरह से आप जाएंगे तो राइट मार्जिन लगा सकते हैं, राइट मार्जिन, और यहाँ भी 10 कर दिया। अब आप देखिए, ठीक है, दोनों तरफ से राइट मार्जिन तो दिख रहा है, हमने बड़ा करके रखा इसलिए दिख रहा है। क्लियर है यहाँ तक, हेडिंग भी हो गई क्लियर। हेडिंग के बाद हम आते हैं, एक और टैग है यहाँ पे अलाइनमेंट करने के लिए, सेंटर टैग। नाम से समझ में आ रहा होगा, क्या करेगा, सेंटर अलाइन करना किसी चीज़ को। जैसे मुझे इस हेडिंग को सेंटर अलाइन करना, ऊपर वाले को, जावा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग को, तो हम जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर डिव के अंदर, और जहाँ तक मुझे सेंटर करना है वहाँ तक हमने लिख दिया सेंटर, और जहाँ पर आपको लगता है सेंटर बंद होना चाहिए तो उसके बाद आप जाइए सेंटर बंद कर दीजिए। जरूरी नहीं हम वहीं पे शुरू करें वहीं पे बंद किए, हमने शुरू में शुरू किया और लास्ट में जाके बंद किया, तो जहां तक बंद नहीं करेंगे वहां तक का सारा टैग किस पे हो जाएगा, इट विल बी सेंटर अलाइंड, ठीक है, सेंटर अलाइन।
नेक्स्ट टैग इज मार्की टैग। यूज टू मूव और स्क्रॉल द कंटेंट। लाइव वाले बच्चों आवाज आ रही है? गई तो नहीं थी मेरी वॉइस? आ रही है सर। ठीक है। मार्की टैग तो स्क्रॉल द कंटेंट। अब स्क्रॉल कंटेंट कैसे हो सकता भाई? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, या फिर बॉटम टू टॉप। तो इसके अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट कौन कौन से हो सकते हैं इसका? सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हो गया डायरेक्शन एंड स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट से स्पीड सेट होगी। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं देख रहा हूँ, प्रैक्टिस करके आप देख लेना इसमें क्या होता है। डायरेक्शन से क्या होगा? डायरेक्शन सेट होगा। स्क्रॉल अमाउंट डायरेक्शन क्या क्या हो सकता है? अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट और राइट। स्क्रॉल अमाउंट का मतलब होता है स्पीड आप सेट कर सकते हैं देकर। और बिहेवियर, BHVIOR होता है सिर्फ बिहेवियर। बिहेवियर में दो चीज़ हो सकती है, या तो स्क्रॉल लिखेंगे या फिर आप स्लाइड लिखेंगे। अरे यार हेलो, हाँ यार अभी मैं बेटा काट रहा हूँ फ़ोन, मतलब मैं क्लास में हूँ, समझ रहे हो ना? मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद करूँगा। लग से पूछ लो कोई ज़्यादा डिस्कशन करना हो तो। हाँ मैं लगा दूँगा, ठीक है ठीक है। ओके तो बिहेवियर, स्क्रॉल, स्लाइड, और एक आध ऑप्शन और है जैसे बीजी कलर यहाँ भी दे सकते हैं। बीजी कलर समझ रहे होंगे कौन सी बात हो रही है? बैकग्राउंड कलर की बात हो रही है। देखिए मार्किंग हम कहाँ लगा रहे हैं? हम यहाँ पर गए और हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ था जावा ट्रेनिंग बैच लिखा हुआ है, इस जावा ट्रेनिंग बैच के आगे हमने लगा दिया MARQUE मार्किंग। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट भी तो डायरेक्शन रहेगा, वो देखिए कौन सा होता है /MARQUE और हमने इसे किया रिफ्रेश। तो दिस इज द मार्किंग इफेक्ट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इसका डायरेक्शन है वो किस तरफ है? लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट। अगर मुझे उल्टा चलाना है तो मुझे क्या लिखना होगा? डायरेक्शन बदल देना है। तो डायरेक्शन के लिए मुझे कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है? यहाँ पर यूज करना। देखिए यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन इक्वल टू, हमने कर दिया राइट। ये हो गया डायरेक्शन से। नीचे कोई इन्फॉर्मेशन है अप दिखाना है तो डायरेक्शन अप डाउन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो नीचे लिखे हुए हैं तो आप इनको भी कर सकते हैं। सेंटर के बाद ये देखिए जितने पेज यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं? मार्किंग। डायरेक्शन इसका हम कर देंगे अप। और अगर आप चाहते हैं धीरे धीरे स्क्रॉल हो तो देन यू हैव टू राइट स्क्रॉल अमाउंट और कोई भी छोटी वैल्यू लिख दीजिए 1 2 3 4 में। और ये लास्ट में हमने क्या बंद कर दिया? मार्किंग। दिस इज द मार्किंग। अब देखिए यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट लिखा, थोड़ा सा स्लो हो रहा। 1 कर देंगे तो और थोड़ा स्लो, 0 करेंगे तो स्क्रॉल ही नहीं होगा, बंद ही हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल फाइल वगैरह ग्रुप में सब शेयर कर दूंगा, तो आप इसको एक बार रन करके देख लेंगे खुद से अपने एंड पे। फॉन्ट टैग यूज टू सेट द फॉन्ट स्टाइल, कलर फॉर एनी पैराग्राफ और डिवीजन। देखिए आपने फॉन्ट का टैग सेट, कलर तो सेट कर दिया, किस में जाके? बॉडी में जाके टेक्स्ट लिखकर, लेकिन होल बॉडी का चेंज हो गया। आपको कहीं लगता नहीं इस पर्टिकुलर लाइन का मुझे टेक्स्ट अलग करना है, इस पर्टिकुलर लाइन का फॉन्ट अलग करना है, इसका साइज अलग करना है। फॉन्ट जैसे होता है, देखिए टाइम्स न्यू रोमन में दिख रहा है, कई बार आप देखते हैं स्टाइलिश फॉन्ट लिखा हुआ, कोई फॉन्ट बदलना है तो वहां पर उस लाइन के पहले, उस पैराग्राफ के पहले कौन सा टैग लगाना है? फॉन्ट, और बाद में फॉन्ट को कर देना है क्लोज। तो इसके जो एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं वो कौन से होने वाले हैं? एक तो होता है फेस,
और नेक्स्ट वन इज साइज, और साइज ध्यान ध्यान से रखेंगे 1 to 7 ही दे सकते हैं, और स्मॉल टू बिग होती है। स्मॉल टू बिग मतलब 1 छोटी होती है और 7 क्या होता है, हाईएस्ट होता है। एंड कलर, तो 3 एट्रीब्यूट लिख सकते हैं किसके, फॉन्ट के। तो देखिए जैसे जावा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग लिखा हुआ है, मुझे इसका फॉन्ट बदलना है, तो हम जावा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के पहले जाएंगे। जावा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, देखिए H2 लिखा हुआ है और हम यहाँ पर गए, और H2 के बाद हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, फॉन्ट, और हमने लिखा फेस इक्वल टू, सपोज कीजिए कोई भी फॉन्ट का नेम, देखिए आपको फॉन्ट का नेम ढूंढने में दिक्कत हो तो आप नोट फॉन्ट में जाकर अब तरह तरह के फॉन्ट देख लीजिए। जैसे यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, मुझे यहाँ पे इस तरह का फॉन्ट चाहिए, तो इसका नाम ये दिख रहा है, इसको कॉपी कर लिया नेम को, और यहाँ पर जाकर हमने फेस में जाके पेस्ट कर दिया, तो फॉन्ट का फेस बदल गया। और कहाँ तक रखना है उसको क्लोज ज़रूर करिएगा, क्लोज नहीं करेंगे पूरे पेज का वही फॉन्ट फेस आ जाएगा। और हमने यहाँ पे कर दिया फॉन्ट, सेव किया और हमने किया रिफ्रेश, नहीं चल रहा, दैट मीन ये वाला फेस सपोर्टेड नहीं है। चल गया था, अच्छा इस वाले पे चला, हम ऊपर वाले पे देख रहे थे, ठीक है। तो फॉन्ट पे क्या चेंज कर दिया हमने, फेस। आप चाहें तो साइज वगैरह भी सेट कर सकते हैं, तो जहां भी आपको लग रहा है आपको इसका कलर सिर्फ चेंज करना, सिर्फ इस पर्टिकुलर लाइन का, तो यहीं पे आप क्या लिख देंगे, कलर। कलर इसको सपोज कीजिए हमने रेड है तो येलो दिख जाएगा, येलो किया और मैंने किया रिफ्रेश, तो सिर्फ इस फॉन्ट का कलर क्या हुआ, चेंज हुआ। तो जहां भी आपको फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, कौन सा टैग यूज करने वाले हैं, फॉन्ट टैग यूज करने वाले हैं। बॉडी में एक चीज और आपको बता दूं चलते चलते कि यहाँ पर अभी हमने सिर्फ बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ है। अगर आपको बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है बॉडी में, ठीक है, हाउ टू सेट बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज मतलब इसको हम कह सकते हैं वॉलपेपर इन पेज। देखिए इमेज दो तरह की होती है, एक वो इमेज होती है जो कि एज अ टेक कंटेंट की तरह हम दिखाते हैं। यहाँ पे ताजमहल की फोटो दिखाई, उसके बाद कंटेंट लिख दिया, फिर मैंने अपनी फोटो दिखाई, मैं अपने बारे में कंटेंट लिख दिया हूँ, वो सिर्फ इमेज कहलाती है। लेकिन जिसकी इमेज के ऊपर हम लिख सकें वो कहलाती है बैकग्राउंड इमेज, जिसके ऊपर हम टेक्स्ट लिख देंगे। और अगर हम टेक्स्ट नहीं लिख पा रहे तो इट विल बी सिंपल इमेज कंटेंट। तो अगर आपको कभी भी इमेज चाहिए तो सबसे पहला काम ये करना है, क्रिएट अ फोल्डर इनसाइड द वेब पेजेस। वेब पेजेस के अंदर एक फोल्डर बना लिए, किस नाम का, इमेजेस नाम का। पुट द इमेजेस ओवर देयर। आप वहाँ पे क्या करेंगे, इमेज रख लेंगे। अब आप जाइए बॉडी में, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड। कौन सा एट्रीब्यूट, बैकग्राउंड। एक था बिजी कलर, एक था बैकग्राउंड, और यहाँ लिख देंगे इमेजेस स्लैश नेम ऑफ इमेज। जो भी है आप नेम ऑफ इमेज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। कौन सा, हाँ एक्सटेंशन के साथ लिखना है, एक्सटेंशन पूरा पूरा एक्सटेंशन के साथ लिखेंगे। तो जैसे अगर कोई मुझे बैकग्राउंड इमेज चाहिए, इमेजेस कर दिया, और यहाँ पे इमेज को हमने कर दिया पेस्ट, ठीक है। जावा 2.png इमेज है हमारे पास। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे बॉडी पे, बॉडी पे गए, बॉडी पे अब देखिए बैकग्राउंड आएगा तो क्या नहीं दिखेगा, बैकग्राउंड कलर नहीं दिखेगा, तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, और मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, बैकग्राउंड। इमेजेस स्लैश क्या था इमेजेस के अंदर, जावा 2.png, ठीक है। तो जो भी जावा 2 में इमेज रखी होगी, तो इमेज ऐसे नहीं लिख लेना जिसमें पहले से ही सब कुछ लिखा होगा। अब ये इमेज छोटी थी इसलिए रिपीट हो गई, छोटी थी तो क्या हो गई, रिपीट हो गई। ये सिर्फ चीज़ें कंट्रोल करने की, इमेज मुझे साइज बड़ा करना है, रिपीट नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें CSS में सीखेंगे।
एक आध क्लास के बाद हम CSS में ये भी सीखेंगे किस तरह से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को, बट इमेज लगाना मैंने सिखाया आपको किस तरह से इमेज को लगाते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज लिख देना और कोई ऐसी इमेज लेना जो कि थोड़ी ठीक ठाक हो, ताकि अगर प्रोजेक्ट भी भेजें भाई कुछ किया है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कोई भी हमने उठाया इधर वहां जाके सेव कर सकते हैं। बड़ी इमेज होगी तो रिपीट नहीं होगी, छोटी इमेजेस रहेंगी तो ऑटोमेटिकली रिपीट हो ही जाती है। लाइव वाले स्टूडेंट्स हैं अभी लाइव? ठीक है, थोड़ी सी वेब में, वेब के अंदर क्या मिलेगा इमेजेस, और यहाँ जाकर हमने सेव कर दिया वॉल 1। यहाँ देख लेते हैं भाई, यहाँ तो आई ही नहीं है शायद। wall1.jpg to jpeg सेव नहीं हो रही है क्या? wall1.jpg है तो इमेज फिर आ गई, थोड़ा सा इशू। अब देखते हैं भाई, आ तो गई, शायद रन होना चाहिए। पेज कहाँ रन हो रहा है? ये रहा पेज। आ गई, इस टाइम पे आई नहीं थी इसलिए दिक्कत है। ठीक है, तो इमेजेस वगैरह अब रिपीट हो रही क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी बड़ी इमेज है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रिएटिंग इंसर्टिंग इमेज एज कंटेंट। इमेज को कंटेंट की तरह अगर इंसर्ट करना है तो देन यू हैव टू यूज img src। ठीक है, पाथ ऑफ इमेज, देन आपको देना इसका विड्थ कितना रखना चाहते हैं आप, एंड देन आपको रखना हाइट आप कितना रखना चाहते हैं, एंड आप दे सकते हैं इसमें बॉर्डर कितना रखना चाहते हैं, और स्लैश लिखा दिया। स्लैश मतलब कंटेनर या नॉन कंटेनर? नॉन कंटेनर नहीं, स्लैश लगा दिया नॉन कंटेनर, मतलब इमेज आएगी उसके अंदर कोई टेक्स्ट हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो img src। मुझे किसी भी इमेज के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है तो हमको उस टाइम पर img src का यूज़ करना है। तो देखिए नीचे हम गए और हमने मार्किंग के बाद फिर से हमने HR लगा दिया। यहाँ से हमने कहा img src। इमेजेस के अंदर हमने कोई इमेजेस के अंदर इमेज तो है मेरे पास, लेकिन wall2.jpg एक हमारे पास है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया wall2.jpg। अब देखिए यहाँ पे हमने दे दी विड्थ। देखिए सिंगल या डबल कोट हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और हमने हाइट दे दी हमने इसकी 200।
और देन इसका बॉर्डर दे दिया हमने, बॉर्डर इक्वल टू हमने दे दिया सपोज कीजिए 4 3 2, थोड़ा सा डार्क बॉर्डर आ जाएगा। देखिए इस तरह से आ गया। बॉर्डर का कलर वही रहने वाला है जो हमने बॉडी में टेक्स्ट का कलर डाला था, बॉडी में टेक्स्ट डाला हुआ था, तो जहां पर हमने फॉन्ट यूज नहीं किया उसके अलावा सब जगह पे वही कलर आएगा। तो यहाँ पर देखिए इमेज एज अ कंटेंट की तरह, अगर मैं यहाँ कुछ लिखूंगा तो यहाँ पे नहीं लिखेगा, इसके बाद लिखना शुरू करेगा। दिस इज वन एंड ब्रेक। मैंने 4-5 लाइनें इसमें इसी तरह से कंटेंट लिख दिया कंट्रोल से, तो बस एक कंटेंट को बढ़ाने के लिए सिर्फ मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी हम नहीं लिख पा रहे हैं, देख रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा कंटेंट हुआ, ब्लॉक कंटेंट। साइड में कुछ भी लिखने की परमिशन नहीं दे रहा है। अगर ब्लॉकेज हट अलाइन एट्रीब्यूट हम लेफ्ट या फिर हम क्या कर सकते हैं राइट या फिर क्या कर सकते हैं सेंटर। अगर IMG अलाइन कर दिया तो इसकी ब्लॉकेज हट जाएगी। देखिएगा अगर मैंने इसको अलाइन कर दिया हमने लेफ्ट, हालांकि अभी भी लेफ्ट में ही दिख रही है बट एक्चुअली अलाइंड नहीं है वो। अलाइन राइट करेंगे तो इमेज यहाँ पे आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी और टेक्स्ट उसके लेफ्ट में लिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इमेज टैग। फील्ड सेट, सॉरी हाँ, फील्ड सेट एंड लीजेंड। यूज टू क्रिएट टाइटल्ड ग्रुप बॉक्स। टाइटल्ड ग्रुप बॉक्स बनाने का काम करना है तो देखिए हमें लिखना है फील्ड सेट और टाइटल के लिए लिखते हैं लीजेंड, टाइटल ऑफ बॉक्स। यहां पे कंटेंट लिख दीजिए और बंद कर दीजिए, आप इसको फील्ड सेट को बंद कर दीजिए। फील्ड सेट देखिए कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे ये जो चीजें चल रही हैं इंफॉर्मेशन, ये देखिए पेजेस वगैरह सब कुछ दिख रहा है, तो देखिए इसको फील्ड सेट में कैसे लिखता हूं मैं। हम यहाँ पे जाएंगे मार्क्यू के बाद, और हमने मार्क्यू के पहले लिख लिया यहाँ पे, सॉरी मार्क्यू के बाद नहीं, हमने यहाँ पे लिखा फील्ड सेट। फील्ड सेट में हमने टाइटल दिया लीजेंड और हमने लिख दिया IMP इंफॉर्मेशन। ठीक है, IMP इंफॉर्मेशन। अब IMP इंफॉर्मेशन के अंदर ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम इसके अंदर दिखाना चाहते हैं। कंट्रोल X किया और लीजेंड के अंदर, सॉरी फील्ड सेट के अंदर किया तो आपको ये बॉक्स में दिखाएगा, ग्रुप बॉक्स बना के दिखाएगा। देखो कैसे, मैंने किया इसको रिफ्रेश, दिख रहा है IMP इंफॉर्मेशन किस में लिखा, बॉक्स का टाइटल बन गया और चारों तरफ क्या आ गया, बॉक्स आ गया। तो जब भी इस तरह का टाइटल्ड बॉक्स बनाना होगा आपको कभी भी पेज में, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना, कौन सा टैग और एट्रीब्यूट, टैग का नाम है फील्ड सेट और उसी के अंदर सब टैग है लीजेंड। ठीक है, फील्ड सेट और लीजेंड। फील्ड सेट के अंदर क्या लिखना है, लीजेंड लिखना है। लीजेंड का काम क्या रहेगा, टू क्रिएट द टाइटल ऑफ द पेज। क्लियर है, ये भी ब्लॉक कंटेंट है, विड्थ नहीं दी मैंने फिर भी पूरी विड्थ ले रहा है। अगर आपको विड्थ कम करना तो आप विड्थ भी लगा सकते हैं, तो विड्थ इसकी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। लगा के देख लेते हैं क्या इस पे विड्थ काम करेगा। तो हम फील्ड सेट पे जाएंगे और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे विड्थ इक्वल टू, हमने सपोज के 400 नहीं काम कर रहा, मतलब CSS के थ्रू इसको हम कंट्रोल करेंगे। तो ये HTML की आज की क्लास यहीं तक रख रहे हैं हम। एक क्लास और कल मैं दूंगा क्योंकि अभी हमको टेबल और फॉर्म पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, टेबल एंड फॉर्म। अगर आपको समय होगा तो टेबल थोड़ा सा पढ़ के आ जाइएगा, HTML टेबल टैग, ठीक है, और नहीं तो कल तो हम कंप्लीट कराएंगे। टेबल एंड फॉर्म दोनों कल कंप्लीट कराना हमें। सो ओके गाइस, आज यहीं तक रखेंगे। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, कोई भी चीज डाउट होगा, समझ में नहीं आएगा तो मुझे आप बता सकते हैं बाद में भी मैसेज करके। और ये जो क्लास
और इसका वीडियो भी जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके सर।